afternoon, everyone. Now, in the first of the batches, we had just a discussion of some of the basics of why we have law and ultimately what is a direct tax, what is an indirect tax. ऐसी कुछ बेसिक बातें हमने पिछले डिस्कशन में एड्रेस की थी. एंड देन फाइनली वी हैड अ डिस्कशन यस ऐसे कुछ बातें हुई थी कि भाई लॉ होता है, क्यों होता है, तो उसके रीजंस आप लोगों ने बताए थे कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, कोई भी चीज को करने का तरीका होना चाहिए, लोगों में डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किया जा सके उसका तरीका होना चाहिए. तो कुछ रीजंस हमने एक्सप्लोर किए थे दैट व्हाई डू वी हैव द लॉ. फिर उसके बाद बात आई कि लॉ दो तरह का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ वो फील्ड होता है लॉ का जिसमें उन सब्जेक्ट्स पर लॉ लिखा जाता है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें रहती है, सिटी डेवलपमेंट, ट्रैफिक. यहां पे कोई गुनाह, सजा, जेल वाली चीज नहीं होती है. जबकि क्रिमिनल लॉ वो फील्ड ऑफ लॉ होता है जहां पे जेल, गुनाह, सजा वाली बात आती है. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को क्रिमिनल लॉ की तो बात करनी नहीं है. अब सिविल लॉ में भी कई ब्रांचेस होती हैं, तो वो जो सारी ब्रांचेस होती हैं सिविल लॉ की, उन लॉ में से अपने को कॉमर्स स्टूडेंट्स को वो लॉ पढ़ाए जा रहे हैं जो बिजनेस से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, ट्रांजैक्शन से संबंधित है, तो वो वाले लॉ हमको पढ़ाए जा रहे हैं. एंड देन फिर हमने बात की थी व्हाई डू वी हैव टैक्सेस. तो उसका रीजन हमने एक्सप्लोर किया था कि टैक्सेस हमको इसलिए होते हैं क्योंकि देश के विकास के लिए पैसा चाहिए, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए. एंड देन अमीरों से पैसा लेके गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके, जिसको मैं इक्विटी कहता हूं. इक्विटी के लिए लॉ चाहिए. और फिर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज और टैक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी हमें टैक्स की जरूरत होती है. सो वी रिक्वायर टैक्सेस बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस मेनली. दैट इज टैक्स इज रिक्वायर्ड टू रन दी कंट्री. सेकेंडली इक्विटी के लिए, अमीरों से पैसा लो गरीबों के बेनिफिट के लिए. एंड थर्डली रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, कोई भी तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए. फिर भी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर टैक्सेस नहीं होते. ऐसे बहुत सारे देश जहां टैक्सेस नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है टैक्स हेवंस. टैक्स हेवंस जो होते हैं वो ऐसी जगह होती है जहां टैक्सेस नहीं होते हैं. क्यों टैक्स हेवन बन जाती है कोई भी जगह, तो उसका एक रीजन था, दैट इज उनके पास बहुत पैसा है, कोई वो नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण उनको देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत नहीं है. दूसरा रीजन हमने ये दिया था कि जो ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज वो करना चाहते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसलिए वो टैक्स हेवन बन जाते हैं. लाइक मॉरिशियस एंड स्विट्जरलैंड, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए दे बिकेम टैक्स हेवंस. ठीक है, पिछली बार मैंने नहीं बोला था, पर देखो आप सोचो, स्विट्जरलैंड, आपने सुना होगा, स्विट्जरलैंड में एक स्विस अकाउंट का कंसेप्ट होता है ना, जिसमें सीक्रेट अकाउंट खुल जाता है आपका, जिसमें दुनिया भर का काला धन आप वहां पे जमा कर सकते हैं. स्विस बैंक में जमा कर दिया, तो उनका कहना है भाई पैसे कहीं से भी लाओ, लाके हमारी बैंक में जमा कर दो, उस पर ब्याज भी देंगे और टैक्स भी नहीं लेंगे. ब्याज मिलेगा, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, टैक्स हेवन है हम तो, बस हमको पैसा दे दो. ये पैसा बैंक को मिल जाएगा, बैंक उससे इंडस्ट्रीज को फंड करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कई बार एनकरेज करने के लिए कंट्रीज किसी भी लेवल पर चली जाती है, भले ही वो लीगल हो, इलीगल हो, आप तो बस पैसा दो हमको. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स हेवन. अब उसके बाद बात है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं. तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जहां पर लेवी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है वही व्यक्ति को टैक्स भरने की जिम्मेदारी है. दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. मैं इनकम कमा रहा हूं, टैक्स मेरी जेब से जा रहा है
और टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी मेरी है, दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि टैक्स जा किसी और की जेब से रहा है पर उसको भरने की जिम्मेदारी किसी और की है, जैसे जीएसटी, जहां पे टैक्स जा रहा है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द बायर पर उसे कलेक्ट करके जमा करने की जिम्मेदारी है ऑफ द सेलर। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। एंड देन डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो सकते हैं इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो सकते हैं जीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। ये सब बातें हो गई। अब इन सब बातों के बाद एक कोर बात आती है जो मैं आपको अब बताता हूं। बहुत सारी छोटी छोटी कोर बातें बताता हूं, रादर एक फ्रेमवर्क बना देता हूं कि अपने को ये 5-7 बातें बात करनी है। उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। फाइनली वी विल स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट, बट उसके पहले कुछ छोटी छोटी बहुत सारी कोर बातें इंपॉर्टेंट जो हर प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। एक बात, लॉ कैसे बनता है, ठीक है। दूसरी कोर बात, लॉ किन सब्जेक्ट्स पे बन सकता है। तीसरी बात इनकम टैक्स का लॉ, है ना। अब थोड़ी इनकम टैक्स पे पहुंच जाएंगे। तो इनकम टैक्स का लॉ कैसे बना और उसकी हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स के लॉ का सोर्स, इनकम टैक्स के लॉ का सोर्स मतलब कोई कहता है कि भाई हमको अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ना है, क्योंकि अभी जीवन में पहली बार इनकम टैक्स पढ़ना चालू किया। और पिछली बार आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट एंड टैक्सेशन। तो टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपर्टाइज है। तो अपने को भी एक्सपर्ट बनना है, तो एक्सपर्ट बनना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसका सोर्स क्या है, इनकम टैक्स का लॉ कहां से इमर्ज होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉ सिस्टम्स की। लॉ सिस्टम्स की, दुनिया भर में लॉ के क्या क्या सिस्टम्स है उसकी बात करेंगे, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी, उसको समझेंगे। और फिर 1-2 मिसलेनियस बातें करेंगे और फिर फाइनली इनकम टैक्स चालू कर देंगे, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क मोटा मोटा अपने सामने है कि अपने को जो पढ़ना है इनकम टैक्स वो कब चालू करेंगे। अब लेट अस स्टार्ट विथ इट। सबसे पहला सवाल आता है कि साहब कानून कैसे बनता है। अपन बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया के लॉ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में लॉ कैसे बनता है ना। स्कूल में अपन सिविक्स में पढ़ते थे, सिविक्स, और वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान है डेफिनेटली। इंडिया में लॉ कैसे बनता है, पहले एक पार्लियामेंट में रखा जाता है बिल, फिर वो बिल दोनों हाउसेस में पास होता है पार्लियामेंट में। दोनों हाउस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। अपने यहां पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, है ना, पता होगा आपको। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होते हैं, तो हम लोग चुनाव में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट करते हैं अपने ही लोगों को। जैसे अपन है वैसे वो भी हैं, अपने नेता अपने जैसे ही है, ठीक है। किसी को बुराई इसलिए करने की जरूरत नहीं है, अपन ने चुना है और वो अपने ही हैं, अपने जैसे ही है। तो अपन जैसे हैं वैसे नेता हैं, और अपन ने उनको चुना और वो जाके बैठ गए पार्लियामेंट पे, लोकसभा में एमपी। और राज्यसभा को मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो, ठीक है। तो दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, बाय डिफरेंट पीपल, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो वो अपर हाउस में होते हैं। तो ये लोग दोनों हाउसेस के लोग मिलकर बिल को पास करते हैं। बिल को पास करने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब वो बिल बन जाता है
एक्ट, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को अगर मैं कानून की भाषा में कहूं तो इसको हम लोग कहते हैं कि लॉ कैसे प्रमलगमेट होता है। तो ये लॉ कैसे प्रमलगमेट होता है। देयर इज अ बिल passed by both the houses, president gives assent and then it becomes an act, ठीक है। कानूनी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने को अपनी जो वर्डोलॉजी है, फ्रेजोलॉजी, ठीक है, वो बढ़ानी पड़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा शब्द होने चाहिए। तो यहां पर अपने को कानूनी शब्द ले रहे हैं अपन, असेंट, प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, लॉ कैसे प्रमलगमेट होता है, ठीक है। अब ये तो है लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। इंडिया में आपको पता होगा कि हमारे यहां दो सिस्टम है, पैरेलल दो सिस्टम है, एक है सेंट्रल और एक है स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉ पास करना है तो वो कैसे पास करती है, तो वहां पे जो पार्लियामेंट है स्टेट, उसकी पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत होता है और वहां की जो पार्लियामेंट है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो इस बिल को पास करती है। विधानसभा और विधान परिषद वो इस बिल को पास करते हैं। अगेन विधानसभा में कौन होते हैं, जो हम चुनते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद में कौन होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये लोग मिलके अलग अलग हाउस में इसको विथ मेजॉरिटी बिल को पास करते हैं। फिर ये जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर इसको असेंट देते हैं और उनके असेंट देने के बाद ये एक्ट बन जाता है। तो दैट इज द सिस्टम इन स्टेट। सिंपल सिस्टम है, सेंटर वाला सिस्टम ही स्टेट में भी है, अलग कुछ सिस्टम नहीं है। अब ये सिस्टम है जिससे इंडिया में सारे लॉ पास होते हैं। अब जैसे आपने अभी पढ़ा एलएलपी एक्ट, सीए फाउंडेशन में पढ़ा एलएलपी एक्ट, तो एलएलपी एक्ट कैसे बना, यही प्रोसेस है। एलएलपी बिल रखा गया होगा पार्लियामेंट में, वो बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन हुए होंगे उस पे। आपको पता है पार्लियामेंट में डिस्कशन कैसे होते हैं, देखा कभी पार्लियामेंट टीवी पे कैसा होता है, वहां पे बातें होती है, लोग गले भी मिल लेते हैं, शायरी वायरी होती है, सब टेबल बजाते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। और वो सब होने के बाद फाइनली वोटिंग होती है बिल पे। तो वोटिंग में विथ मेजॉरिटी उसको पास किया जाता है। लोकसभा भी पास कर देगी, राज्यसभा भी पास कर देगी, दोनों हाउस ने पास करना चाहिए। दोनों ने पास किया इसको, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे ही देते हैं जनरली, तो वो असेंट देने के बाद इट बिकम्स एन एक्ट। तो एलएलपी बिल बिकेम एलएलपी एक्ट। ऐसे ही अभी इसके बाद आया कंपनीज एक्ट। आपने तो खैर अभी अदर लॉ शायद पढ़ना चालू किया ना, कंपनी लॉ नहीं पढ़ना चालू किया, हो गया कंपनी लॉ हो गया। तो कंपनीज एक्ट कैसे बना, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, कैसे बना, तो कंपनी बिल रखा गया पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस ने उसको पास किया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया एंड इट बिकेम कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही जीएसटी एक्ट बना, ताजा ताजा एक्ट की बात कर रहे हैं जो आपके कोर्स में है और अभी अभी पिछले 20-1 साल में पास हुए हैं। जीएसटी एक्ट कैसे बना होगा, जीएसटी बिल रखा गया पार्लियामेंट में, उसमें 2-3 एक्ट है। तो जीएसटी बिल रखा गया पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस ने उसको पास किया, प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दिया एंड इट बिकेम जीएसटी एक्ट। अब अपन चलते हैं 1961 में, इनकम टैक्स का बिल रखा गया, ठीक है, उनको बनाना था इनकम टैक्स पे लॉ, इनकम पे टैक्स लगाना था। तो इनकम टैक्स का एक बिल रखा गया पार्लियामेंट में, उस बिल पे डिस्कशन हुए, दोनों हाउसेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और असेंट देने के बाद आ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में इनकम टैक्स का कानून पास हो गया, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जो है वो हमको कौन सा लॉ पढ़ना है, कल मैं कह रहा था पिछली बार कि लॉ अपना फोकस है, इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है अपने को, इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना है। तो इनकम टैक्स का लॉ मतलब कौन सा एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इज द लॉ वी हैव टू स्टडी, ठीक है। 60-62 साल हो चुके हैं इस लॉ को,
पर अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स का लॉ बहुत अमेंड होता रहता है, क्योंकि चेंजेस होते हैं ना, इकोनॉमिक चेंजेस, तो उसके साथ इनकम टैक्स का लॉ जुड़ा हुआ है, तो बहुत चेंजेस आते हैं, मैं बताऊंगा आपको, बात करेंगे उसकी। तो इनकम टैक्स का लॉ या लॉ कैसे बनता है, ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात आती है लॉ किन सब्जेक्ट्स पे बन सकता है। तो भारत की सरकार को पावर है लॉ बनाने का, है ना, अपन सेंटर की बात कर रहे हैं। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है अपने स्टेट में लॉ बनाने का, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको पावर है, वो लॉ बना सकते हैं। तो क्या वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं? क्या उनको भी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इसी सब्जेक्ट पे आप लॉ बना सकते हो? और वो रिस्ट्रिक्शन है तो कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। बताइए कहां दिया है, किसी को पता? आर्टिकल 21, वो है राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ, फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट्स चालू होते हैं, तो मतलब वो दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है, आर्टिकल 21। फिर संविधान देखो अपने कोर्स में नहीं है, पर अपने प्रोफेशन के लिए जरूरी है, उतना ही संविधान अपन रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल में पढ़ चुके हो आप, स्कूल में सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, पर तब अपन थे 5th क्लास में, 6th क्लास में, तब क्या ही समझ पड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। बट जितना भी है, कुछ ना कुछ तो अपने को कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड अपने को चीज पता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो तो अब कौन से सब्जेक्ट पे लॉ लिखा जा सकता है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है, ये आप सब भी सहमत हैं कि वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते, जो उनकी इच्छा आ जाए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो कल से वो क्या करेंगे, अभी इनकम पे टैक्स लगाया, इनकम टैक्स, फिर खर्चे पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी, फिर हंसने पे टैक्स लगा देंगे। भाई अमीरों पे ज्यादा टैक्स, तो ज्यादा हंस रहा है मतलब ज्यादा अमीर है, खुश है, हैप्पीनेस टैक्स, तो जो ज्यादा हंस रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और या कोई भी इस तरह के वो टैक्स लगा देंगे, दे विल हैव अनलिमिटेड पावर्स, कुछ भी कर देंगे वो। तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर हमारे संविधान ने दिया, पर संविधान लिखते समय लॉ मेकर्स को यह भी रियलाइज हुआ कि अनलिमिटेड पावर देने से गलत हो जाएगा, तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा हमारे संविधान में, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक। आपने अभी कहा था आर्टिकल 21, है ना, तो आर्टिकल शब्द यूज किया था, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। आर्टिकल्स होते हैं, जैसे अपन लोग एक्ट में कहते हैं ना सेक्शंस, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चैप्टर है, वो बताता है कि कौन से सब्जेक्ट पे लॉ लिखा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ लिख सकती है, अनलिमिटेड पावर नहीं है उनको। आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 कहता है कि उन सब्जेक्ट पर लॉ लिखा जा सकता है जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे दिया है एक शेड्यूल, एक अनेक्जर, और ऐसे अलग अलग दिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो 7th नंबर का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7, उसमें जो सब्जेक्ट दिए उन सब्जेक्ट पर लॉ लिखा जा सकता है। उनमें बताया है कि कौन से सब्जेक्ट पर लॉ लिखा जा सकता है। केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ लिखा जा सकता है जो 7th शेड्यूल में दिए है। और 7th शेड्यूल में आती हैं लिस्ट 1, 2 एंड 3। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कहां पे, फाउंडेशन में, अदर लॉ में पढ़ा अभी रिसेंटली, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। अच्छा, इन अदर लॉज यू हैव स्टार्टेड विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। मेरा सब्जेक्ट बहुत आसान हो गया,
क्योंकि लॉ पढ़ने के लिए इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज आपने पढ़ना चालू कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बढ़िया। तो लॉ उन सब्जेक्ट पे बन सकता है जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में है। लिस्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 2, इस पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और वेरी गुड, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे कौन लॉ बनाएगा? दोनों, है ना, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। आर्टिकल 245 शेड्यूल 7 लिस्ट 3, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं भारत की आजादी का सिनेरियो जो है वो बताता हूं। ये सब बातें तब से जनरेट होती है। आई डोंट नो आपको किस क्या क्या बातें हुई उस समय जब आपने ये पढ़ा। तो जब भारत की आजादी हो रही थी तो भारत के 550 देश बनने की बात थी, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे उसके पहले राजा वाला सिस्टम था और सब राजा के अपने राज्य थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज आए और उन्होंने एक देश बना दिया, ब्रिटिश इंडिया। तो ये जा रहे हैं तो वही परिस्थिति ले आओ वापस जो पहले थी। अंग्रेजों ने भी कहा कि जैसा हम आए थे तब था वैसे ही छोड़ देते हैं, तो इंडिया के 550 देश बन जाएंगे, जिसका जो राज्य है वो एक देश बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता। जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत एक देश बने। ठीक है, एक तो नहीं हुआ, फिर बाद में 2 हुए एंड देन 3 हो गए पार्ट्स। एनीवेज, तो फ्रीडम फाइटर्स का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि इन सब राज्यों के राजाओं से बात हो और एक कॉमन देश बने। ठीक है, आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और सभी राजाओं से बात की उन्होंने, और राजाओं से बात करके उन्होंने एक सिंगल देश बनाने की कोशिश की। अब ये सब जो बातें हैं, इस बैकग्राउंड में नेगोशिएशंस चल रहे थे। नेगोशिएशंस ये चल रहे थे कि मान लो हम हैदराबाद के निजाम हैं, हमने कहा हम क्यों आए भारत में, हम इंडिया में क्यों आए, कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना अलग देश बना लेंगे, हमको क्या फायदा, अभी तो हम खुद राजा रहेंगे और भारत में मर्ज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाएंगे, वो जैसा चाहेगी हमको गवर्न करेंगे, हमारा राज्य तो खत्म हो गया। तो नेगोशिएशंस हुए, उन्होंने कहा पावर को बांट देंगे हम, कुछ चीजों पे लॉ बनाने का पावर आपको भी देंगे, कुछ चीजों पे लॉ बनाने का पावर हम रख लेंगे। सो वी आर लाइक अ फेडरल सिस्टम। आपने स्कूल में सिस्टम पढ़े होंगे, फेडरल सिस्टम, है ना, यूनिटरी सिस्टम। तो इट्स लाइक अ फेडरल सिस्टम कि ज्यादातर पावर स्टेट के पास रहेंगे, थोड़े बहुत पावर सेंटर के पास रहेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्री बैठे रहते हैं, तो कुछ भी बोलते भी रहते हैं, ट्विटर भी चलाते रहते हैं, ट्विटर को बैन भी कर देते हैं, फिर वापस ठीक कर देते हैं, पुराने प्रेसिडेंट को जेल भी भेज देते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, फ्री है वो, क्योंकि उनका फेडरल सिस्टम है। उनके पास ज्यादा सब्जेक्ट है नहीं, डिफेंस है और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स है, बाकी काम है नहीं, बाकी सारे पावर्स जो होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं। तो इंडिया में भी वी हैव समवॉट लाइक अ फेडरल सिस्टम, स्टेट के पास काफी पावर्स हैं, सेंटर के पास भी, पर एक बैलेंस पावर दिया हुआ है हमने, तो सेंटर के पास भी काफी पावर्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ। उन्होंने कहा इस सब्जेक्ट पे सेल्स टैक्स पे कौन लॉ लिखेगा, सेल्स टैक्स कौन लेगा, हमने कहा स्टेट तुम ले लो। अगर इस तरह की सेल हुई तो सेंटर ले लेगा। ठीक है, अलग अलग तरह के ऐसे बातें हुई। इनकम पे टैक्स कौन लेगा, तो हमने कहा साहब सेंटर रख ले वो सब्जेक्ट, पर खेती पर इनकम टैक्स स्टेट ले लेगा, एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स स्टेट ले लेगा। तो ऐसे नेगोशिएशंस हुए और ये लिस्ट बनाई गई। कुछ सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि इस पे कौन लॉ बनाएगा, तो उन्होंने उसको थर्ड लिस्ट में डाल दिया, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। उन्होंने कहा भाई इस पे कौन लॉ बनाएगा, तो उन्होंने कहा सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो दिस इज हाउ दिस लिस्ट इज मेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। अब इस लिस्ट में दी हुई हैं एंट्रीज। जैसे यूनियन लिस्ट की अपन बात करें, अपना सब्जेक्ट जो सीए कोर्स है उसमें अपन सिर्फ यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने कोर्स में स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो कैसे आएगा, वो तो हर स्टेट में अलग होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने उसमें होता है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और उसमें होती है एंट्रीज, एंट्री 1,
एंट्री 2, एंट्री 3, सीरियल नंबर, उसको अच्छी भाषा में अपन कहते हैं एंट्री, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर जो यूज करते हैं वो एंट्री है, इसको कहते हैं एंट्री। फिर लिस्ट, शेड्यूल, आर्टिकल, जो भी नॉमेनक्लेचर है वो वैसा यूज करते हैं। तो ऐसे 97 एंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें से 81 से लेके 96 तक जो एंट्री है वो टैक्स से संबंधित है। उसके पहले की एंट्रीज जो हैं, जैसे किसी में लिखा है लॉ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कंपनी पे लॉ बना सकती है, तभी तो उन्होंने कंपनी लॉ लिखा, कंपनीज एक्ट तभी लिख पाए वो। अगर वो नहीं लिखा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट नहीं बना सकती थी, है ना। ऐसे ही एंट्री 81 में लिखा हुआ है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स को कहते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। एंट्री नंबर 82 अपना सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो टैक्स ऑन इनकम ले सकते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। कितना अच्छा होता अगर ये एंट्री नहीं होती। अगर ये एंट्री नहीं होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती थी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती थी तो अपने सीए इंटर में 50 नंबर का कोर्स और कम हो जाता, तो 600 की जगह 550 नंबर का ही हो जाता इंटर, ठीक है, और फाइनल में और 100 नंबर कम हो जाते। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको इस इनकम टैक्स से 18 लाख करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी वो छोड़ देंगे। अब बहुत हेवी पैसा मिल रहा है सरकार को। तो टैक्स ऑन इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, ठीक है। लिखा है एंट्री नंबर 82 पे, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। आपने कभी सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। स्टेट लिस्ट में उनकी एक एंट्री है, जो भी सीरियल नंबर है उसका, आई थिंक 47 और 54, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जा सकता है, पर कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी सब इनकम पे टैक्स ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। कई बार बीच बीच में बातें भी आती है कि क्यों नहीं एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर लेते, किसान तो करोड़ों कमा रहे हैं। अब पुराने जमाने में होगी ऐसी बातें कि साहब किसान गरीब था, होंगे अभी भी ऐसे किसान, पर कई किसान ऐसे हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं। पंजाब में किसान है साहब, खेत है उनका और करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं साल के। उनको कार चलानी नहीं आती तो वो कार तो खरीद रहे, उन्होंने खरीद ली मर्सिडीज, ऑडी खरीद ली, और पीछे भैंस बांध दी आगे, क्योंकि उनको आते ही नहीं है तो भैंस में चला रहे कि कार चलानी है, बस अपने को बैठना है उसमें। तो द पॉइंट इज कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब टैक्स लगना चाहिए, अब किसी पे क्यों टैक्स नहीं लगाते आप, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब देती है कि साहब हमको तो संविधान में पावर ही नहीं है खेती पे टैक्स लगाने को। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगा ले टैक्स, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट लगा ले एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, हम तो नहीं लगा ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। बात खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फिर टैक्स लगाती नहीं है। चुनाव उनको भी तो लड़ना है अगली बार, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, आपको पता होगा आसाम में है, आसाम में स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती है, और केरला में है, केरला में भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती है। बाकी जनरली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। पावर है पर यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं लगाती है। अब देखो ये एंट्री नंबर 81 से 96 तो हो गया। अब एंट्री नंबर 97 समझो। मैंने आपको क्या बताया, केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ लिखा जा सकता है जो यहां लिस्ट में दिए हैं। तो यहां पे लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए केवल उन्हीं पे लॉ लिखा जा सकता है।
1 से 96 तक स्पेसिफिक नाम लिख दिए, कंपनी पे लॉ, पार्टनरशिप पे लॉ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, मैन्युफैक्चर पे टैक्स, सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स, ऐसे नाम लिख दिए, इनकम पे टैक्स। अब उनको लगा कि भाई और भी कुछ करना हो तो, और भी कोई सब्जेक्ट पे लॉ लिखना हो तो उन्होंने एंट्री 97 दी, रेसिड्यूरी एंट्री। इसमें उन्होंने लिख दिया एनी अदर लॉ एज दे थिंक फिट। तो किन सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकते? पहले तो बोला इन सब्जेक्ट पे, आखिरी में मन में आया नहीं कुछ छूट नहीं जाए तो उन्होंने कह दिया एनी अदर लॉ एज दे थिंक फिट। तो पार्लियामेंट को जो अच्छा लगेगा उस पे वो लॉ लिख देंगे, ठीक है। उनको मन में आया किसी दिन की हंसने पे टैक्स लगाना है तो हंसने पे टैक्स लगा देंगे। पावर है एंट्री 97 में, ठीक है, अपनी पावर थोड़ी काटेंगे वो। तो उनने लिखते समय बहुत सोच समझ के लिखा कि अब और कुछ बच गया तो ये लो एंट्री 97, एनी अदर लॉ एज वी थिंक फिट, इस पे लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, क्लियर है एकदम। इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बनाया जा सकता है। इसमें है एंट्री नंबर 82। अनफॉर्चुनेटली एंट्री 82 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, पावर भी है, और इस पावर के अंतर्गत उन्होंने इनकम पे टैक्स भी लगा लिया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिख के। मैंने आपको बताया कि उनको पावर है इनकम टैक्स पे टैक्स लगाने का, तो उन्होंने इनकम टैक्स का लॉ कैसे लिखा होगा? बिल बनाया होगा, इनकम टैक्स बिल 1961 में दोनों हाउसेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया और फाइनली लॉ प्रमोलगमेट हो गया। इस तरीके से इनकम टैक्स का एक्ट लिखा होगा। अब अगली बात आती है कि साहब इनकम टैक्स का एक्ट जो है, मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स कब से आया? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में अपन बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स कब से आया साहब? 1961, है ना। 1961 से इनकम टैक्स लगता है। तो क्या उसके पहले इनकम पे टैक्स नहीं लगता था? क्या लगता था? तो उसका भी कोई एक्ट रहा होगा। हाँ, उसका एक्ट था, वो एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1922, ठीक है, अंग्रेजों ने दिया था। तो क्या उसके पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था क्या? 1922 के पहले, 1922 के पहले भी इनकम टैक्स लगता था। तो क्या उसका भी एक्ट था? क्या उसका भी एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1884, ठीक है। तो 1884 में इनकम टैक्स का एक्ट आया, तो क्या उसके पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था? क्या लगता था। तो उसका भी कोई एक्ट रहा होगा। उसके एक्ट ऐसे छोटे मोटे थे, मतलब नोटिफिकेशन टाइप के थे, आते थे, एक आध साल इनकम टैक्स लगता था, फिर खत्म हो जाता था। इंडिया में इनकम टैक्स आया 1857 के बाद, 1860 में। इनकम टैक्स कोई बहुत पुराना टैक्स नहीं है इंडिया में, केवल 150 साल पुराना है, 160 साल पुराना। आप बात करोगे ना, 160 साल से लग रहा है, ज्यादा नहीं है। आप बात करोगे, देखो वैट, सेल्स पे जो टैक्स लगता है वो हजारों साल से लगता है। और सबसे पुराना दुनिया का टैक्स है कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हमारे राज्य से जाएगा व्यापार करने के लिए, हमारे राज्य से जाएगा, राजा को 2 सोने की अशर्फियां देके जाएगा, या जो आएगा व्यापार करने उसको राजा को 2 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। ऐसा सुना होगा आपने कभी, हो सकता है कोई पुराना सीरियल वगैरह इस टाइप का आप देख रहे हो, तो इस तरह की बातें होती थी। दुनिया का सबसे पुराना टैक्स है जो लगता है एंट्री और एग्जिट पे, जो कि कस्टम कहलाता है। कस्टम भी कहलाता है, उसको ऑक्ट्रॉय भी कहते हैं। ऑक्ट्रॉय हिंदी का शब्द होता है उसका चुंगी का कानून, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। तो ऑक्ट्रॉय या कस्टम उस तरह का कानून होता है जो हमारे देश में आएगा, हमारे देश से जाएगा, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उस पर टैक्स लगता है। दैट इज
द ओल्डेस्ट। इनकम टैक्स इतना पुराना नहीं है, इनकम टैक्स अभी 160 साल पुराना है इंडिया में। दूसरे देशों में रहता होगा, अपने यहां ज्यादा पुराना नहीं है। ये इतिहास बता रहा हूं मैं, इनकम टैक्स का इतिहास समझना जरूरी है, एज अ प्रोफेशनल तो पता होना चाहिए। बड़ा विचित्र इतिहास है इनकम टैक्स का। 1857 में क्या हुआ था भारत में? क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आजादी की लड़ाई, पहली लड़ाई, फर्स्ट है ना, फर्स्ट रिवॉल्ट। अब ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी, इसमें अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था। अंग्रेजों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनने कहा इसकी भरपाई कैसे होगी? कोई इंग्लैंड से तो पैसा लाएंगे नहीं हम, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक टेम्पररी टैक्स लगाते हैं। टेम्पररी, जो हमारा 1857 की लड़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए टेम्पररी एक आध साल के लिए टैक्स लगेगा। कितना? 110%। आप 100 रुपए कमाओगे, 110% टैक्स लगेगा। लोगों ने कहा यह क्या बकवास है। अंग्रेजों ने कहा टेम्पररी है, एक आध साल के लिए, हमारा नुकसान किया आपके यहां जो लोग थे उन्होंने, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, एक आध साल में हम इसको बंद कर देंगे। 110% टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। 1860 में आया, एक आध साल में बंद भी हो गया। फिर एक रिवॉल्ट हो गया, फिर अंग्रेजों का नुकसान हो गया, उन्होंने कहा फिर लाओ एक और टैक्स, 110% एक आध साल के लिए, और ऐसा चलता रहा। कब तक? 1884 के पहले। फिर उनको लगा कि ये तो मतलब नुकसान होते जा रहा है, इस तरह से रिवॉल्ट होते जा रहे हैं, और हमारा नुकसान की भरपाई रेगुलर कोर्स में करनी पड़ेगी, और ये टैक्स अब अपने को रेगुलरली ले लेना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार 1884 में एक परमानेंट लॉ पास किया। लॉ इंग्लैंड में पास होते थे तब, इंडिया के लॉ कहां पास होते थे? इंग्लैंड में। उन्होंने 1884 में इनकम टैक्स लॉ पास किया इंग्लैंड में, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स लगाया इंडिया में, ठीक है। उसके पहले लग रहा था टेम्पररी, उसके बाद फाइनली 1884 में रेगुलर परमानेंट इनकम टैक्स आ गया। फिर बातें हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से, है ना। इतिहास अपना फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्कूल में। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें अपन चालू होते से मेडिटेशन में चले जाते थे। जैसे ही वो सब्जेक्ट चालू होता था सब कहीं और ही हैं, एक अलग मेडिटेशन में हैं, एक अलग ही ऑर्बिट पे पहुंच जाते थे। तो बहुत ही, मतलब मैं तो पहुंच जाता था, आई डोंट नो अबाउट यू। तो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट था, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। एंड अगेन इफ यू आर अवेयर ऑफ द हिस्ट्री, तो तब ये बातें थी कि क्योंकि इंग्लैंड ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उनके पास तो सोल्जर्स थे नहीं, और होंगे तो भी अपने सोल्जर्स को क्यों लड़ाएंगे। तो उनका तो रूल ये था कि भाई हमारा व्यक्ति की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इंडिया के लोगों से नेगोशिएट किया, इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स से नेगोशिएट किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हमें सपोर्ट दो, उसके बाद हम इंडिया से चले जाएंगे, वर्ल्ड वॉर खत्म होगी और इंडिया से चले जाएंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1918 में। तो 1918 में फ्रीडम फाइटर्स का कहना था आप चले जाओ इंडिया से आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाते हैं। एकदम से ऐसा थोड़ी कि आज रात को चले जाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गो। सो उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट खत्म कर दिया 1918 में। जो 1884 वाला एक्ट था उसको 1918 में अबॉलिश कर दिया गया। 4 साल तक इनकम टैक्स नहीं लगा फिर, क्योंकि उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हमको क्या करना, आप अपना देश देखो, आपको इनकम पे टैक्स करना है नहीं करना है। हम तो टेम्परेरी लाए थे, है ना, फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट, अब आप देख लो अपना। तो वो जाएंगे, ऐसी बात थी। 1918 में ये लॉ भी अबॉलिश हो गया। पर फिर उन्होंने कहा हम तो नहीं जा रहे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे जाएंगे, वो तो अभी भी रहे यहाँ पे। तो फिर उन्होंने नया एक्ट पास कर दिया 1922 में। अब फिर 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया,
चलता रहा। उसके बाद आजादी हो गई भारत की 1947 में। फिर बातें हुई कि भाई हम अंग्रेजों वाला लॉ क्यों फॉलो करें, हम अपने लॉ लिखेंगे। लिखना चालू भी किया, थोड़े ही लिख पाए, कई सारे लॉ नहीं लिखे। अभी भी आप 1800 वही पढ़ते हो, 1872 और ऐसे लॉ ही पढ़ते हो, तो क्योंकि अभी हम नहीं अपडेट कर पाए उसको। एनीवेज, इनकम टैक्स का लॉ हमने कहा हम अंग्रेजों वाला तो नहीं लगाएंगे, वो हम हमारे हिसाब से लगाएंगे। तो उसको करने में 10 साल लगे एंड वी हैड अवर ओन इनकम टैक्स एक्ट इन 1961 विच इज देयर एज ऑन डेट। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स के लॉ का इतिहास है, समझे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया। इसमें जब लिखा गया था तब 298 सेक्शंस थे। जैसे आप पढ़ते हो ना, अभी एक्ट पढ़ते हो तो उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो करीबन 250 सेक्शंस है उसमें, है ना। कुछ तो हटा चुके हैं पर ओवरऑल नंबरिंग में 250 सेक्शंस है। किसी में 70 सेक्शन होते हैं पार्टनरशिप में। तो इनकम टैक्स एक्ट जब लिखा गया था, छोटा सा लॉ था, केवल 298 सेक्शंस थे। ठीक है, पर फिर क्या हुआ समय के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है तो इसमें अमेंडमेंट आते गए। पिछले 62 साल में 6200 से भी ज्यादा अमेंडमेंट आ गए हैं। और वो जो एक्ट उस समय लिखा गया था उससे बिल्कुल अलग एक्ट है अपना, बिल्कुल अलग, क्योंकि अमेंडमेंट आते हैं हर साल 100-150 सेक्शन अमेंड कर देते हैं, क्योंकि इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स। सो आज के दिन इनकम टैक्स में 750 सेक्शन है करीबन, जो आज एप्लीकेबल है। कई तो सेक्शन आए और डिलीट हो गए, उससे मतलब ही नहीं। आज की बात कर रहे अपन, आज के दिन कितने सेक्शन है? 750 सेक्शन। सेक्शन नंबर है 1 से 298, पर बीच बीच में सेक्शन ऐड होते जाते हैं। आपको पता है कैसे ऐड होते हैं? जैसे उनको ऐड करना है 80 और 81 के बीच में सेक्शन, तो कैसे करेंगे? 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, फिर 80C और D के बीच में करना है तो 80CA, CA, CB, CC, CD, CE, फिर उनको याद है CB और CC के बीच में ऐड करना है तो 80CBA, CBB, CBC, CBD, फिर यहां ऐड करना है तो उन्होंने किया 80CDDA, है ना। ऐसे सेक्शन ऐड होते जाते हैं, 750 सेक्शन है। फिर बता देता हूं, 2 मिनट और लेता हूं, है अपने पास। एक्ट में सब कुछ लिख पाना संभव नहीं था, छोटा सा तो एक्ट था, सब्जेक्ट इतना बड़ा था इनकम टैक्स, तो एक्ट में सब कुछ कैसे लिखें? तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट में लिखते गए दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, है ना। दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको इनकम टैक्स में रिटर्न भर रहा है, कभी सुना इनकम टैक्स रिटर्न? अभी सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरो। हो सकता है आपके कोई रिलेटिव होंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो रिटर्न भरो। तो रिटर्न भरने का फॉर्मेट क्या? एज प्रिस्क्राइब्ड। एक्ट में थोड़ी फॉर्मेट देंगे पूरा, उन्होंने कहा एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ऐसी कई चीजें उनने लिखी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एक आगे जाके लिख लिया सेक्शन 295, उसमें लिख दिया प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। तो एक अलग से किताब लिखी गई, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स एक्ट 750 सेक्शन, करीब करीब 1000 पेज का कंटेंट है ना। इनकम टैक्स रूल्स जब लिखे गए थे तब 150 रूल्स थे, पर समय के साथ जब एक्ट ही अमेंड हो गया तो रूल्स भी अमेंड हो गए। एक्ट जुड़े तो सेक्शन जुड़े तो उसके करस्पॉन्डिंग रूल भी जोड़ने लिख गए। तो यहां भी लिखा 11A, 11B, 11C, 11U, 11V, X, Y, Z, 11ZA, 11ZB, ZZ, 11ZZA, ZZB, लिखते गए। एक्ट इनकम टैक्स का सब्जेक्ट फास्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉ चेंज करना पड़ता है फटाफट, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन करीबन 450 रूल्स हैं। ठीक है, ज्यादा है ही नहीं, अपने छोटा सब्जेक्ट है कि शिव जी का प्रसाद है, आराम से ग्रहण करो, आनंद से रहो, मजे से रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
रूल्स 1200 पेज के होंगे, एक्ट 1000 पेज, रूल्स 1200 पेज। अभी क्या हुआ कि एक्ट में तो जो लिखना था लिख दिया, रूल्स में जो लिखना था लिख दिया, पर समय समय पर उनको क्लेरिफिकेशंस देने पड़ते हैं। उनको लगता है इमीडिएटली इस बात को क्लेरिफाई करना चाहिए, इस बात को इमीडिएटली हमको लोगों के नॉलेज में लाना चाहिए। तो वो समय समय पर सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू करते हैं। सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस, हो सकता है आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हो, सर्क्यूलर्स इशू है, इस पे सर्क्यूलर है। तो इनकम टैक्स में भी समय समय पर सर्क्यूलर इशू होते हैं। इनकम टैक्स में सर्क्यूलर कौन इशू करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मैं बताऊंगा इसके बारे में, एक चैप्टर है इसका अलग से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस समय समय पर सर्कुलर इशू करता है। इनकम टैक्स में क्योंकि क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लॉ है। आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ना चालू किया, मैं आपको वहां, हो सकता है आप इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो थ्योरी में, मैं आपको इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल में। तो यहां पर हर शब्द में झगड़े होते हैं। टैक्स पेयर ये चाहता है कि मैं कम से कम टैक्स दूं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लें, तो झगड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं कि साहब ये तो इस पे बनेगा ही नहीं टैक्स, वो कहते हैं इस पे बनेगा टैक्स, और झगड़ा हो जाता है और झगड़े चलते रहते हैं। तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अपनी तरफ से कई मुद्दों को क्लेरिफाई करती रहती है समय समय पर। इनकम टैक्स में ज्यादा सर्कुलर नहीं आए, केवल 10,000 सर्कुलर है जो आज रेलेवेंट होंगे, ज्यादा नहीं है। आए तो बहुत सारे, 10,000 है जो आज रेलेवेंट होंगे। 10,000 सर्कुलर, मान लो एक सर्कुलर एक पेज का ना, कोई 100 पेज का भी होता है, कोई आधे पेज का भी होता है। तो अपन मान लो ऑन एन एवरेज एक पेज का मान लेते हैं, तो कितने पेज का हुआ कंटेंट? बस 10,000 पेज का कंटेंट बस। और फिर मैंने बताया इनकम टैक्स में बहुत झगड़े होते हैं। टैक्स पेयर क्या कहता है? इस पे टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट क्या कहती है? इस पे टैक्स लगेगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब लोगों में झगड़ा होता है तो वो कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। वो जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाके कोर्ट एक फैसला देती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं, कोर्ट के केसेस होते हैं। तो जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो भी एक कानून होता है। ये हमारे संविधान में लिखा है, आर्टिकल 141। इट सेज द लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो देश का कानून बन जाता है, और ऐसे जो हाई कोर्ट कह देती है वो स्टेट का कानून बन जाता है। तो ये भी कानून है। कोई कहता है मेरे को अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ना है, पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ो। आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या? केस लॉ। एक केस लॉ होता होगा, मतलब अपन मान के चलते हैं अभी तक कितने केस लॉ आए? तो वैसे तो बहुत सारे आ गए, पर क्या कई सारे केस लॉ अब इररिलेवेंट है। जब उसका सेक्शन ही डिलीट हो गया तो वो क्या पढ़ोगे? मतलब नहीं है। अमेंड हो गया तो क्या पढ़ोगे? तो इनकम टैक्स में आज के दिन 5 से 7 लाख केस होंगे जो पढ़े जाने चाहिए। मतलब वो नहीं पढ़ोगे तो आपको इनकम टैक्स क्या आता है? नहीं आता है आपको। तो जब तक 5 से 7 लाख केसेस नहीं पढ़ते हो तब तक इनकम टैक्स नहीं आता है। अच्छे से पढ़ना है अपने को इनकम टैक्स, तो 5 से 7 लाख केसेस पढ़ने हैं। एक केस मान लो 10 पेज का है, कोई 250 पेज का होता है, कोई 1000 पेज का भी होता है केस, कोई 10 पेज का भी होता है, कोई 2 पेज का भी होता है, 2 लाइन का भी होता है। तो एक केस मान लो एवरेज में 10 पेज का है, तो कितने पेज हो गए? 50 लाख से 70 लाख। अपन मिनिमम बात करते 50 लाख। यह है इनकम टैक्स के लॉ का सोर्स। किसी को इनकम टैक्स पढ़ना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्क्यूलर्स और केस लॉस। 50-55 लाख पेजेस पढ़ने, ज्यादा नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये सब इंटर में है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो सर फाइनल में भी है, फाइनल में है क्या? फाइनल में 100 नंबर का इनकम टैक्स है। फाइनल में पढ़ के तो एक्सपर्ट बन जाएंगे इनकम टैक्स के। तो फाइनल में ये सब 50-55 लाख पेज पढ़ने पड़ेंगे क्या? ऑब्वियसली नो। तो फिर मतलब सर आपको आता है कि इतना इनकम टैक्स? नहीं, मेरे को भी नहीं आता है। मतलब सच्चाई जो है, फैक्ट है, इतना इनकम टैक्स कोई अगर कहता है उसको आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि ये इनकम टैक्स का लॉ आप जो पढ़ोगे
वो एक अलग अप्रोच है। 1 मिनट लेता हूं मैं बस क्लोजिंग। इनकम टैक्स का आप जो लॉ पढ़ोगे वो एज अ स्टूडेंट पढ़ोगे। मैं कहता हूं कि अभी अपन नर्सरी में हैं, नर्सरी ऑफ इनकम टैक्स जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अपन एज अ स्टूडेंट पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। पर इसमें आप ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लोगे, मतलब बहुत कम पढ़ोगे पर अपने मन में अपने को लगेगा आ गया इनकम टैक्स। कंप्लीटनेस है, जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो अपने आप में कंप्लीट है। मैं बताऊंगा कितना पढ़ना है, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। फाइनल में जो आप पढ़ोगे इससे 4 से 5 गुना पढ़ लोगे। उसको वो लोग कहते हैं एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। वो पढ़ने के बाद अपने आप में लगेगा अरे हम एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स के, ठीक है। पर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, जब सीए हो जाओगे, वो इनकम टैक्स होता है रिसर्च बेस्ड इनकम टैक्स। क्लाइंट विल कम टू यू विथ अ प्रॉब्लम कि साहब मैंने एक जमीन बेची, उसका क्या होगा इनकम टैक्स में, तो यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस। उसके लिए आपको उस रेलेवेंट टॉपिक पे एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स और केस लॉ को रिसर्च करना पड़ेगा। इट्स नॉट अपने नोन बात से नहीं आंसर दे सकते कि बस पता है हम तो ऐसे ही आउटराइटली आंसर दे देंगे। वो रिसर्च का सब्जेक्ट है। गिवन सिचुएशन में एक्ट, रूल, सर्कुलर वगैरह के आधार पर आपको क्लाइंट को सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, तो वो अलग सब्जेक्ट है। उसमें क्या पूरा इनकम टैक्स की बेसिक जानकारी होना जरूरी है, बाकी तो आप अपने हिसाब से उसको रिसर्च कर सकते हो, जब जैसी जरूरत है उसको ढूंढ सकते हो। वो प्रोफेशनल इनकम टैक्स है। मैं आपको बता रहा हूं स्टेज वाइज, कि ऐसा मत सोच लेना कि आज इनकम टैक्स में एक्सपर्ट होना है, पढ़ नहीं पाओगे। इनकम टैक्स को अभी लिमिट में पढ़ो। नर्सरी में हो तो ए ऐसा होता है, बस ऐसा पढ़ लो। ए 2 ट्रांसफर्स लाइन होती है, एक आड़ी लाइन खींचते हैं, ए बन जाता है। अभी आप पैराग्राफ फॉर्मेशन और बड़े बड़े वर्ड्स फॉर्मेशन करने लगोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लोग जब इंटर में होते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हम तो टैक्स प्लानिंग कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, इंटर पास कर लो, फाइनल में आओ, फिर देखना। अभी के लिए इंट्रोडक्शन है आपका। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।